हेलो स्टूडेंट आपका स्वागत है स्पिरिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी को पता है कि ये हम लोग का एक सेशन चल रहा है। इसमें 4 सब्जेक्ट का सेशन चल रहा है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। साथ साथ उसी के साथ हम लोग का पूरा बुक भी रिविजन होते जा रहा है। इसके पहले हम लोग 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का। तो अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे तो हम पहले सलाह देना चाहेंगे कि जो पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो पहले का वीडियो देख लें। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा किस नाम से, तो फिजिक्स रिवीजन क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें जाकर सब लाइन बाय लाइन वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, हम लोग आज का क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? लेजर हम लोग बोल सकते हैं एक प्रकार के लाइट, एक प्रकार का क्या होता है, लाइट हम लोग बोल सकते हैं। तो बेसिकली यह होता क्या है कि मान लो कि अगर परमाणु है, कोई परमाणु के ये कक्ष होता है, ये क्या होता है, कक्ष होता है अलग अलग। हर एक कक्ष में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु के हर एक कक्ष में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होता है। जब परमाणु क्या करता है, उच्चतर स्तर से निम्नतर स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके कारण एक लाइट उत्पन्न होता है, एक लेजर लाइट उत्पन्न होता है। तो किसके कारण होता है, तो संख्या में, परमाणुओं की संख्या में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो 2 प्रकार के तरंग हम लोग देखने को मिलता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग। क्या होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना है दोनों में क्या अंतर होता है। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अनुप्रस्थ तरंग, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो देखो, तरंग का एक दिशा होता है। तरंग का क्या होता है, एक दिशा होता है। तरंग के दिशा के, अगर तरंग के दिशा के लंबवत कंपन करता है, लंबवत अगर कंपन का दिशा तरंग के दिशा के लंबवत होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। लंबवत कंपन करने का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर मान लेते कि रस्सी को बांध देते हैं, रस्सी को टाइट धागे से आप फंसा कर खींच करके बांध देते हैं रस्सी को। रस्सी को जैसे ही हम लोग एक बार ऐसे उस पर धक्का देकर छोड़ते हैं तो रस्सी क्या करने लगता है, ऊपर नीचे कंपन करने लगता है। रस्सी क्या होता है, ऊपर नीचे ऐसे कंपन करने लगता है। तो जैसे ऊपर नीचे कंपन कर रहा है तो रस्सी का गति जो है वो आगे की ओर है। रस्सी का गति किधर है, रस्सी का जो गति है वो आगे की ओर है। कहने का मेरा मतलब ये है कि रस्सी जो गति करते हुए नजर आएगा वो किधर आएगा, आगे की ओर। लेकिन जो कंपन होगा कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर होगा। तो जो दिशा होता है, जो दिशा होता है, जो कंपन का दिशा होता है, 2 चीज़ यहाँ पर, जो ये गति होता है, तरंग का जो गति होता है, जो कंपन का दिशा होता है, अगर वो एक दूसरे के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, तो वैसे तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। वैसे तरंग को क्या कहते हैं हम लोग, अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। पूरी तरह सब क्लियर है कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग का बहुत सारे एग्जाम्पल, जो रस्सी का खींचना, ये भी अनुप्रस्थ तरंग ही होता है। चादर या किसी चीज़ को खींच कर ऐसे छोड़ना, तो वो भी ऊपर नीचे ही करता है। द्रव की सतह का संचार, जैसे द्रव में क्या करते हैं, पानी वगैरह में कुछ पत्थर फेंक देते हैं तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होता है वो भी अनुप्रस्थ तरंग ही होता है। और प्रकाश जो होता है, तो प्रकाश भी क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग ही होता है। तो ये कितना चीज़ें याद रखना है, प्रकाश भी जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। अगर हम लोग बात करते हैं किसका, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। अगर अनुदैर्ध्य तरंग का बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है कि जो कंपन करता है, जो कंपन करता है वो आगे पीछे ही कंपन करता है। ये मान लेते हैं कि रेड कलर से हम दिखा दिए कि ये तरंग का दिशा है, ये किसका दिशा है, तरंग का दिशा है। जो कंपन का दिशा होता है वो भी क्या होता है, आगे पीछे, आगे पीछे कैसे करता है, आगे पीछे करता है। आगे की तरफ जाएगा फिर पीछे की ओर भागेगा, आगे की तरफ जाएगा फिर पीछे की ओर भागेगा।
आगे की ओर जाएगा फिर पीछे की। तो आगे पीछे करके जब गति करता है, मतलब जिस दिशा में कौन, तो जिस दिशा में हम लोग बात करते हैं कि जिस दिशा में तरंग का जो गति होता है उसी दिशा में कंपन भी जब होता है, उसी दिशा में कण का कंपन भी उसी दिशा में होता है, तो वैसे तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैसे तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, वैसे तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल का बात करते हैं तो ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। या भूकंप के लिए उत्तरदायी प्राथमिक जो तरंग होता है, प्राथमिक तरंग, भूकंप का जो प्राथमिक तरंग होता है वो भी क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। जितना भी यांत्रिक तरंग होता है वो सब क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में जाना जाता है। बात समझ में आ गया। तो ये दो प्रकार के तरंग होते हैं। अब होता क्या है कि जब हम लोग तरंग का बात करते हैं, प्रकाश का बात करते हैं, प्रकाश में सब घटना होता है, परिवर्तन का भी घटना होता है, ध्रुवन का भी घटना होता है, व्यतिकरण का भी घटना होता है, विवर्तन का भी घटना होता है। सारे घटना हम लोग प्रकाश में पढ़ चुके हैं। ये सारे घटनाएं प्रकाश में हम लोग को देखने को मिलता है। बात क्लियर है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जब ये सारे घटनाएं प्रकाश में होता है तो ये इसमें ध्रुवन क्या है। तो देखो ध्रुवन क्या होता है, प्रकाश के लाइट को कम किया जाता है। प्रकाश की जो लाइट होता है ना वो कंपन करता है, ऐसे मान लेते हैं कि ऊपर नीचे से कंपन कर रहा है, आगे की ओर प्रकाश की लाइट जा रहा है, प्रकाश की लाइट किधर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। ये सारे दिशाओं में, चारों दिशाओं में बोल सकते हैं कि प्रकाश की लाइट अगर सीधे से जा रहा है तो ये चारों दिशाओं में क्या होता है, इसके लंबवत, किसके लंबवत, इसके ये जो दिशा है रेड वाला कलर दिख रहा है इसके चार दिशा में लंबवत, इसके रेड वाला से लंबवत चारों दिशाओं में क्या करता है, ये कंपन करता है प्रकाश की लाइट। अब क्या किया जाता है, प्रकाश की लाइट को कम करने के लिए हम लोग एक प्लेट से जो गुजारते हैं, क्या करते हैं, एक सामने क्या करते हैं, एक प्लेट रख देते हैं। एक हम लोग प्लेट से गुजारते हैं, सामने एक प्लेट रख देंगे। अब प्लेट जब रख देते हैं तो होता क्या, जैसे प्लेट रखेंगे तो जो प्लेट में हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें एक ही टाइप का होल के लिए क्रिएट कर देता है, ऐसे होल क्रिएट कर देते हैं लंबवत। होता क्या है, प्रकाश की लाइट जो चारों दिशाओं में कंपन कर रहा था सिर्फ एक ही दिशा वाले का प्रकाश की लाइट क्या होगा, इससे पार करेगा, इसलिए कि सिर्फ यही एक यहाँ पर होल क्रिएट किया गया है। तो सिर्फ अब आगे वाला जो प्रकाश होगा वो सिर्फ एक ही दिशा में कंपन करेगा, आगे वाला जो प्रकाश होगा, इसलिए कि ये सारे चार दिशा में तो इसको रोक दिया, ये क्या कर दिया, ये सत्ता इसको रोक दिया। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवण की घटना कहते हैं। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होने के कारण ही इसमें ध्रुवण की घटना देखने को मिलता है। अगर अनुदैर्ध्य तरंग रहता तो ये सीधा के सीधा इसमें ध्रुवण होता ही नहीं, सीधा की सीधा आगे पीछे ही कर रहे थे, आसानी से इसको पार कर जाता सारे के सारे प्रकाश। लेकिन अनुप्रस्थ होने के कारण इसमें सारे के सारे प्रकाश पार नहीं कर पाता है, सिर्फ एक ही दिशा वाले प्रकाश क्या हो पाता है, पार कर पाता है। तो इसी कारण है कि अनुप्रस्थ तरंग होने के कारण इसमें ध्रुवण की घटना हो पाता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक रेडियस समस्थानिक दिया हुआ है जिसका अर्ध आयु दिया हुआ है। अगर रेडियस समस्थानिक में हम लोग फिजिक्स में बात करते हैं तो इसमें अर्ध आयु का एक सूत्र पढ़ते हैं। अर्ध आयु का फॉर्मूला होता है ln2 बटे लेमडा। ठीक है, इसको हम लोग स्थिरांक कहते हैं, विघटन अब स्थिरांक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यही अर्ध आयु का मान दिया है 5, तो ये ln2 बटे क्या हो जाएगा, लेमडा। अगर लेमडा का मान यहाँ से निकालते हैं तब 5 इधर भाग में चला जाएगा तो ln2 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये लेमडा का मान हो गया। अब आते हैं फार्मूला जो होता है, जो विघटन का फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, n बराबर n0 e के पावर माइनस लेमडा इंटू टी होता है। यही फार्मूला होता है। अब बोल रहा है कि 20 दिनों के लिए नए नाभिकों का अपघटित अंश कितना बचा हुआ रहेगा। ये जो अपघटित अंश है वो कितना बचा हुआ रहेगा नए नाभिक के लिए 20 दिनों में। तो 20 दिनों में ये कितना रहेगा ये बताना है, कितना अंश बचा हुआ रहेगा। अंश का मतलब क्या है कि अब ये तो धीरे धीरे घट रहा है ना, तो कितना अंश बचा हुआ रहेगा। तो अंश बचा हुआ का मतलब है कि अभी शुरुआत में ये शुरुआती मामला होता है, शुरुआती में इतना पूरा था, ये कितना था नाभिकों का अंश जो था ये n0 था इनिशियली। अब ये बाद में कितना बचा रहेगा वो मान निकालना है। तो ये 100% हम लोग मान सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं अंश का मतलब होता है कि जो बचा हुआ रहेगा उसको ऊपर में टोटल को क्या करते हैं नीचे में लिखते हैं। अंश का मतलब क्या है, कितना जितना
अगर हम लोग बताते हैं अंश कितना बचा हुआ, कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो हिस्सा क्या करते हैं, जितना हिस्सा मिलता है उसको ऊपर में रखते हैं और डिवाइडेड बाय कुल हिस्सा करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि 3 हिस्सा उसको मिला है, 3/, क्या होगा, नीचे में कुल हिस्सा आएगा। तो ये हम लोग को अंश को बताया जाता है, बचा हुआ हिस्सा को बताया जाता है, कितना अंश अवघटित होगा। नए नाविकों का अवघटित अंश होगा, क्या लिखा हुआ है, 20 दिनों के बाद लिए गए नाविकों का अवघटित अंश होगा। अच्छा ठीक है, 20 दिनों के बाद कितना अंश रहेगा, ठीक है। यहाँ पर n/, क्या हो जाएगा, n0 हो जाएगा। तो यही अंश को बताएगा e के पावर माइनस लेमडा इंटू, और t का मान अभी हम क्या बोले थे, क्या होता है, ln2/, यहाँ पर क्या है 5 है। लेमडा का मान, सॉरी गलत लिख दिए, ई के पावर माइनस लेमडा का मान कितना है, तो ln2/, क्या है 5 है। और t का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 20, तो ये 20 से कट जाएगा, तो कितना मरतबे कट जाएगा, तो ये 4 मरतबे कटेगा, तो बचेगा क्या, ई के पावर माइनस 4 ln2। अब देखो एक प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर सकते तभी जब ये जो आगे दिया हुआ ई के पावर का वो पावर में लेकर चले जाए, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 2 के पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं कि ई के पावर ln x रहता है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, 2 के पावर -4 है, तो 2 के पावर -4 हो जाएगा। अब इसी को पलट के लिखेंगे तो घात पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 पॉजिटिव में लिखा जाएगा, तो 1/2 के पावर 4 का मान कितना होगा, 16 होगा। तो कितना अंश बचा हुआ रहेगा, 1/16वां अंश इसमें देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 में इंपॉर्टेंट फार्मूला ध्यान में रखना था, अंश का मतलब समझना था कि अंश का मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब बात किया जा रहा है कि 2 आवेशों के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्न में से किस रूप में होगा। अब देखो बताया जाता है, यहाँ पर विद्युतीय बल का बात किया जा रहा है। 2 आवेश के बीच में जो विद्युतीय बल रखता है, तो इसी से इसको दिखा देते हैं। तो विद्युतीय बल का जो फॉर्मूला होता है Q1 Q2/r² होता है, 2 आवेश के। और जो गुरुत्वीय बल होता है वो होता है G × m1 m2/r² होता है। तो जो 2 आवेश है उसका जो भी द्रव्यमान होगा, जब इसका अनुपात निकाला जाता है, इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है, अनुपात निकाला जाता है, तो ये लगभग आता है 10 के पावर 39 आता है। कितना आता है, इसका अनुपात 10 के पावर 39 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 आवेश है Q, तो मिलाने वाले रेखा के बीच में एक आवेश रखा है। अब यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा गलती किया है, मध्य में बोलना चाहिए था, तो बीच में बोला हुआ है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 वो आवेश है रखा हुआ, दोनों आवेश Q और Q है। इसका मध्य मतलब एक बीच में स्मॉल q आवेश रखा हुआ है। तो अगर बोल सकते हैं अगर ये x दूरी x होगा तो ये भी दूरी कितना होगा, x होगा। ठीक है, तो ये क्या बोला जा रहा है कि ये संतुलन अवस्था में रहे। संतुलन अवस्था में ये कब रहेगा, जब इस पर लगने वाला बल का मान, कि कहीं पर भी बल लिखे वहाँ पर टोटल बल का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर बात की जाए, अगर यहाँ पर अगर बल देखते हैं तो इसके कारण जो बल लगेगा, मान लेते हैं कि इस दिशा में लगेगा, और इसके कारण अगर दोनों सबका पॉजिटिव मानते हैं तब इसके कारण जो बल लगेगा इस दिशा में लगेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों का बल क्या होगा, समान आएगा। इधर से भी बल कूलम्ब बल आएगा तो K1 Q2/r होगा, K1 Q2, इसलिए हम समान दूरी पर है तो ये कट के 0 हो जाएगा, संतुलन अवस्था में है। तो फिर हम संतुलन अवस्था में है ही तो बल कैसे निकल पाएगा। तो ये सबके सब संतुलन अवस्था में रहना चाहिए। तो चलिए हम इस वाले आवेश पर बल निकालते, इस वाले आवेश पर बल निकालते हैं पहले। अब इसको पता नहीं है कि ये जो Q है निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये जो Q है निगेटिव है कि पॉजिटिव। अब देखा जाए तो ये अगर Q है तो इस पर अगर ये दोनों पॉजिटिव है, पहले से ये पता है कि ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो इस पर जो बल लगेगा ये कौन सा दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा, पॉजिटिव दिशा में। अगर ये भी पॉजिटिव रहेगा तो फिर यही एक इसी दिशा में बल लगेगा, इस आवेश के कारण। इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, पॉजिटिव होने के कारण। अगर ये भी पॉजिटिव होगा तो इसी दिशा में लग जाएगा, तो दोनों को दोनों जुड़ जाएगा, तो ये 0 होगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसलिए इस वाले आवेश को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। तो अब ये पता चल गया कि ये जो आवेश है कैसा आवेश है,
निगेटिव आवेश है, ठीक है। तभी जाके इस पर जो बल लगेगा इसके कारण इसी दिशा में लगेगा। तो पहले हम ये वाला का बल लिखते हैं, तो इस वाले का बल लिखेंगे तो कितना लिखा है के, दोनों का आवेश Q ही है तो के Q1 Q2 दोनों का मान Q1 होगा। दोनों के बीच की दूरी कितना है 2x है, तो 2x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों बल बराबर होना चाहिए। अब इस आवेश के कारण जो बल लगेगा वो क्या लिखेगा के Q, यहाँ पर एक स्मॉल q हो जा रहा है, दोनों के बीच की दूरी क्या है x है, तो x का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो k से k कट जाएगा, एक q से एक q कट जाएगा, तो q बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर और q x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ से कट गया, तो q का जो मान निकल गया q बटे 4 आया। अब फिर यहाँ से गलती नहीं कर देना है, q यहाँ पर पॉजिटिव नहीं लिख देना है, इसलिए कि पहले ही हम निगेटिव माने हैं तभी जाके इसको इस डायरेक्शन में दिखाए हैं। इसका मतलब ये तो परिमाण आया, q असल में क्या है निगेटिव आवेश है, तो माइनस q बटे क्या होगा 4 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P जो है, P विद्युतीय तीव्रता E के बीच का जो कोण होता है वो क्या होगा कि वो साम्य अवस्था में रहेगा। तो वो साम्य अवस्था में तभी रह सकता है जब उसके ऊपर टॉर्क जो है, टॉर्क क्या हो जाए शून्य हो जाए, उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है और टॉर्क क्या हो जाए शून्य हो जाए, तभी जाके वो साम्य अवस्था में रहता है। अब बात करते हैं जब भी अगर एक मान लो विद्युत क्षेत्र एक उत्पन्न किए, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए हैं, इस विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण रखा जा रहा है। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव कैसा होता है, द्विध्रुव होता है एक पर माइनस चार्ज होता है तो एक पर प्लस चार्ज होता है। दोनों के बीच की दूरी को हम लोग 2a मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं 2a मान के चलते हैं। तो ये क्या करता है, इस पर इसके इसमें बल लगने के कारण ये रोटेशन देखने को मिलता है। अगर इस दोनों के बीच का कोण अगर अभी ठीकता है, निगेटिव से पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, तो P का जो मान हम लोग लिखते हैं वो कितना लिखते हैं Q इंटू 2a लिखते हैं। Q इंटू क्या लिखते हैं 2a लिखते हैं, ठीक है। तो ये P का मान होता है। अब बात करते हैं टॉर्क का, तो टॉर्क का जो मान होता है वो होता है P क्रॉस E होता है। अब P क्रॉस E का मतलब क्या होता है PE साइन थीटा, क्रॉस का मतलब क्या होता है साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना थीटा है। तो ये जीरो कब होगा, जब थीटा का मान जीरो होगा, इसलिए साइन जीरो जीरो होता है। तो ये जीरो तभी होगा जब ये थीटा का मान जीरो होगा। तो टॉर्क का मान जीरो तभी होगा, यदि लिख देते यदि थीटा बराबर जीरो हो जाए तो टॉर्क का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, इसलिए साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो पूरा ये जीरो बना देगा। तो इसके लिए दोनों के बीच का जो कोण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0 डिग्री होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आया। टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क लगेगा तो ये क्या होने लगेगा रोटेट होने लगेगा, लेकिन इसको क्या रखना है साम्य अवस्था में रखना है। तो टॉर्क का मान जीरो होना चाहिए। तो जीरो होने के लिए एंगल का मान क्या होना पड़ेगा जीरो होना पड़ेगा, इसलिए कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। बात समझ में आ गया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा है निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है। चलिए आते हैं बात सदिश के बारे में। फ्लक्स का विद्युतीय फ्लक्स बोला है, विद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है तो ई डॉट डी ए होता है। डॉट का मतलब दो सदिश का डॉट का मतलब ये अदिश बन जाता है। ये हम लोग जानते हैं दो सदिश का डॉट जो होता है उसको अदिश गुणनफल कहते हैं, वो अदिश राशि होता है। इसीलिए फ्लक्स जो होगा वो कैसा राशि होगा, तो फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा अदिश होगा। बात क्लियर है। विभव का मान, तो विभव एक बिंदु का किस कोई विभव बताते उसका कोई दिशा नहीं होता है, तो ये भी क्या होता है अदिश होता है। ये भी क्या होता है अदिश होता है। विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा जो होता है ऊर्जा का भी कोई दिशा नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा अदिश होगा। इसमें विद्युत तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र का बात किया जा रहा है, किसका अब विद्युत क्षेत्र का तो दिशा होता ही है, तो यही क्या है सदिश राशि है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वही क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर दो तरंग दिया हुआ है, तरंग का आयाम का महत्तम मान पूछा है कितना होगा। व्यतिकरण आयाम का महत्तम मान कितना होगा तरंग का पूछा गया है। देखा जाए अगर हम लोग तरंग कितना हो दे दें, मान लो कि दो तरंग दिया हुआ है, एक A1 साइन ओमेगा टी है
एक दूसरा तरंग है A2 साइन ओमेगा टी। अब देखो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, यहाँ ओमेगा टी प्लस फाइव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से लिख देते हैं y बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाई क्या बताता है, तो ये दोनों के बीच के कला बता रहे हैं। यहाँ पर ओमेगा है, हमें ओमेगा टी प्लस फाइव है, मतलब फाइव कला का अंतर, कलांतर कितना है दोनों के बीच का, फाइव है। तो ये फाइव पता होना चाहिए। तो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट आयाम जो होगा उसका आयाम का मान कितना आएगा, तो रिजल्टेंट आयाम का मान निकालने का एक फार्मूला बता दिया गया है। क्या होता है A1 के स्क्वायर प्लस A2 के स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, दोनों के बीच का कलांतर जो होता है वही यहाँ पर कॉस फाइव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात किया जाए तो इसमें कोई कला में अंतर है। सबसे पहले ध्यान दें कि यहाँ साइन है तो यहाँ पर भी साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन नहीं है, तो इसको पहले साइन के रूप में चेंज करेंगे। तो थ्री कॉस को अगर साइन के रूप में चेंज करते तो इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसलिए साइन ओमेगा टी पाई प्लस पाई बाई टू का मान क्या होगा, कॉस ओमेगा टी होता है। तो ये इसके बराबर होता है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब एंगल का पता चल रहा है कि दोनों के बीच का कोण कितना है, पाई बाई टू है। और जब दोनों के बीच का कोण पाई बाई टू है तो जो आयाम का मान आएगा, तो A1 का मान कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर प्लस A2 का मान कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस 2 4 इंटू 3 इंटू कॉस फाइव का मान कितना हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। इसलिए दोनों के बीच का कालांतर कितना है, पाई बाई टू है। और कॉस पाई बाई टू 90 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। फिर बचेगा ये 4 चौका 16, 3 3 के 9, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 25। और 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान में रखें ये फार्मूला, तभी जाकर हम लोग रिजल्टेंट आयाम निकाल सकते हैं। इस फार्मूला से दोनों के बीच का कालांतर भी पता होना चाहिए। अगर ये दोनों साइन दे देता है, यहाँ पर भी साइन यहाँ पर भी साइन, तो उस केस में अगर हम इस फार्मूला को निकालते साइन जीरो, तो ये डायरेक्ट क्या होता है कि आयाम जुड़ जाता है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कालांतर जीरो है तो दोनों का आयाम क्या कर दो, जोड़ दो, वही क्या हो जाता है, रिजल्टेंट आयाम हो जाता है, ठीक। तो वहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, 7 हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेशन हुआ है, 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा हुआ है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखें। अगर हम लोग बात करते हैं किसका, चुंबकीय आघूर्ण का, हम लोग ये जानते हैं कि जो परिनालिका होता है, तो इस परिनालिका का एक ऊर्जा होता है। इस परिनालिका का क्या होता है, एक ऊर्जा होता है जिसको हम लोग चुंबकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और चुंबकीय ऊर्जा का जो मान होता है उसको U से दर्शाते हैं, हाफ LI² होता है, ठीक है। अब परिनालिका जब ये प्रेरकत्व के तरह काम करता है, तो इसमें हम लोग L का जब मान रखते हैं, ये हम लोग चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। और जब प्रेरकत्व का यहाँ पर मान रख देते हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जो इसका मान आता है, हाफ B² AL बटे म्यू नॉट के बराबर होता है। तो ये चुंबकीय ऊर्जा का फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ऊर्जा का बात नहीं करें, ऊर्जा घनत्व का। जब यही ऊर्जा घनत्व को हम लोग क्या करते हैं, आयतन से डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम लोग म्यू से यहाँ पे दर्शाते रहते हैं, यू से दर्शाते हैं, म्यू से नहीं। तो यू बराबर लिखते हैं, इसी को हम लोग चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, सॉरी चुंबकीय